बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और आज मैं क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ और CSS के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखें, आपके पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपके कोर्स के अंदर उनमें से 3 का जिक्र है। एक आपके पास नैब है, FIA है और एक आपके पास ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जो कि आजकल राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को लेके काफ़ी चर्चे में है। तो ये 3 आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनका जिक्र है। देखिए, डायरेक्टली तो इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना, मतलब आपको ये नहीं कह देना कि FIA के ऊपर नोट लिखें, लेकिन आपको इन एजेंसीज का पता इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप कोई क्राइम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर उसको आपने सजेशंस के अंदर अगर आपने कुछ लिखना हो, कोई रेफरेंस के तौर पे लिखना हो, ये क्राइम कौन सी जो आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके अंडर आता है, तो आपको इस तरह नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है, जस्ट सपोज के एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। US स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान से $10 बिलियन हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आप इमेजिन करें, हम IMF से $6 बिलियन का हम लोन लेने के लिए हमने इतने पापड़ मिले हैं, तो $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग सालाना पाकिस्तान में होती है। तो आपसे वो क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो काबू नहीं हो पा रही है, तो आप बताएं कि नैब के क्या फेलियर है। तो जब तक आपको नैब का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि नैब की बेसिक्स क्या है, नैब का विजन क्या है, पर्पस क्या है, गोल क्या है, विजन क्या है, तो आप उसकी विंग्स कौन सी है, वो कैसे काम करती है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने इनका बेसिक आइडिया, मैंने इनका आपके पास FIA, नैब और आपके पास ANF, इन तीनों के मैंने लेक्चर्स पे किए आपको बताने के लिए इनकी कौन कौन सी विंग्स हैं, किस तरीके से ही काम करती हैं, क्या इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बनकर आएगा किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। हाँ, आपसे सजेशंस पूछी जा सकती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के को इफेक्टिव तरीके से रोकने के लिए नैब को किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एग्जिस्टिंग 1-2 चीजें पता होनी चाहिए, आप उसके बाद अपने मैयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं आया क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है। तो लेकिन कुछ भी हो सकता है CSS में, ठीक है। तो आपने हर किसी के लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक सा लेक्चर है, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखें, आपके पास जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये 1975 के अंदर ये आपके पास इसका एग्जिस्टेंस वजूद में आया था, एग्जिस्ट करती थी। ये हुआ क्या था कि आपके पास FI एक्ट 1974 के अंदर पास हुआ था, ठीक है। और इसका जो बेसिक पर्पस था 1974 के अंदर जब ये एक्ट दिया गया था, तो इसका था इरेडिकेटिंग करप्शन, ठीक है। लेकिन बाद में 2004 के अंदर कुछ यूं हुआ कि ये वाला जो इसकी विंग थी ये दे दी गई नैब को, क्योंकि आपको पता है मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जो है वो बना दिया कि करप्शन से रिलेटेड सारे क्राइम को ये देखेगा। लेकिन बाद में कुछ ये हुआ कि 2008 में दोबारा ये इसी के पास वापस आ गया था एक नोटिफिकेशन के जरिए 24 अक्टूबर 2008। जो FIA को हेड करता है वो एक DG होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल होता है, उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, उसकी कंफर्मेशन प्रेसिडेंट देता है। और ये आपके पास जो हाई रैंक ऑफिशियल्स होते हैं, नॉर्मली तौर पे पुलिस से हो सकते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकते हैं, ठीक है। तो उधर से ये आपके पास लिए जाते हैं और बड़े हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट और क्लीन रिकॉर्ड के लोग रखे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एजेंसी को हेड करना होता है। और इसका जो क्या नाम है आपके पास, मतलब जो DG FIA होता है उसके पास आपके पास तकरीबन 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होते हैं और 10 डायरेक्टर्स होते हैं, और उन डायरेक्टर्स के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करते हैं। आजकल जॉब्स भी आई हुई थी कुछ टाइम पहले, उनके रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। और वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके नीचे आपके पास इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, ये नीचे होते हैं। तो जो 10 डायरेक्टर्स 10 होते हैं, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर काफी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनकी जितनी विंग्स होती हैं उनके मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। साइबर क्राइम की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, स्मगलिंग की है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, आगे चल के आपको बताता हूं। तो वो तमाम के तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। अभी पिछले दिनों न्यूज भी आई थी कि साइबर क्राइम विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसका जो आपके पास हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, जो कि 1976 के अंदर ओपन हुआ था। 2002 के अंदर इसके अंदर एक नई विंग जिसका नाम था ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
की विंग इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो कि स्पेशलाइज थी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड क्राइम के अंदर। क्योंकि 2002 के अंदर पाकिस्तान ने फाइनली रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग नोन एज साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ठीक है। तो या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होते हैं, बिल भी पेश हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो है ना ये विंग बनाई गई थी, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड क्राइम है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम, उनको कम किया जा सके। तो आपके पास अभी जो हमारे पास 2016 के अंदर जो साइबर क्राइम एक्ट पास हुआ है, वो आपके पास आता है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, इसको बोलते हैं NR3C। 3C मतलब सेंटर फॉर साइबर क्राइम। तो ये आपके पास इसके अंडर वो आता है साइबर क्राइम लॉ जो है। तो आपके पास आजकल जो है वो FIA का साइबर क्राइम विंग जो डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा कि आपको मैसेजेस वगैरह भी रिसीव हुए होंगे कि आपने सोशल मीडिया पे किस तरह रेगुलेट करना है। आप हेट स्पीच नहीं कर सकते, आप कुछ ऐसी अडल्ट या सेक्सुअल वीडियोज या फिर मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह के कानून पे सख्ती हो रही है। और आपके पास जो आपके पास साइबर बुलिंग है, इसके ऊपर भी आने वाला है क्राइम, इसके ऊपर भी आने वाली है लेजिस्लेशन। और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए PTI ने जो है कमेटी बना दी गई है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि किस तरीके से हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास था। तो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने 10 हैकर्स को पकड़ा था, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना गवर्नमेंट एक्सचेकर को जो है नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम का आजकल इनका डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। यूनाइटेड टेस्टिंग सर्विस, मेरे ख्याल में UTS, पाकिस्तान के अंदर काफी सारी टेस्टिंग सर्विस है, आपको पता है NTS, PTS, UTS, OTS। तो UTS के अंडर अभी कुछ टाइम पहले ही साइबर क्राइम विंग डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा जॉब्स अनाउंस किए हैं, जिनमें IT से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्टिव है ये डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट आजकल का इनका ये है, और दूसरा इनका मनी लॉन्ड्रिंग का है। उसके बाद देखिए, ये मैंने मोस्टली जो डाटा लिया है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट FIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया डाटा, कि खुद से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये बस कुछ चीजें लिखी हैं खुद से। लेकिन ये मोस्टली, क्योंकि आप देखिए ना, विजन ऑफ FIA तो मैं नहीं बता सकता, मिशन जो है। तो इसका मिशन क्या था इसका? सबसे पहले तो इनका मिशन में कुछ चीजें हैं। इन्होंने मेरिट का कल्चर प्रमोट करना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है, यानी कि इफेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और टेक्नोलॉजी के यूज को इंकरेज करना है, और फीडबैक लेके मैकेनिज्म बनाना है कि किस तरह चीजों को इंप्रूव की जा सकती है। उसके बाद विजन जो FIA का है वो कुछ यूं है कि सोसाइटी के अंदर, आपको पता है FIA इतना क्या कह लें, अगर आप बदनाम डिपार्टमेंट नहीं जितना नैब है, ठीक है। FIA की पावर्स नैब से काफी ज्यादा है, ठीक है। और FIA एक रिस्पेक्ट रखता है सोसाइटी के अंदर, जिस तरह आर्मी आपके पास रखती है रिस्पेक्ट, अब इसी तरीके से जिस तरह आपके पास मोटरवे पुलिस रखती है, इस तरह FIA एक उन डिपार्टमेंट्स में से है जो कि रिस्पेक्ट रखता है, ठीक है। तो वो किस लिए रखता है? वो इसकी इंटेग्रिटी, अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड, ठीक है, इम्पार्शनैलिटी, इनकी वजह से रखता है। तो यही इनका विजन है कि हमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को, इम्पार्शियलिटी को, ठीक है ना, प्रमोट करना है। तो ये इसका विजन है। अब इसके बाद जो इनका प्रोफेशनल मैंडेट जो दिया गया FIA को, वो क्या क्या है आपके पास, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, इनके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर है, मे भी शायद मैं आज ही अपलोड कर दूं, ठीक है। तो ये आपको तब पता लगेगा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस तरह के होते हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है, इसके अंदर स्मगलिंग आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्राइम आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि पैटर्न के थ्रू किए जाते हैं, जिनका एक पैटर्न फॉलो होता है, जिनको डिटेक्ट करना, जिनको खत्म करना, जिनकी इन्वेस्टिगेशन मुश्किल इतनी होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपके सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो इन डिपार्टमेंट का ये है। उसके बाद इमिग्रेशन एंड एंटी स्मगलिंग। इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग आते हैं दूसरे मुल्कों से या यहां से वहां से जाते हैं, तो इमिग्रेशन और एंटी स्मगलिंग से रिलेटेड आपको पता है कि अयान अली का बड़ा मशहूर केस है। हर रोज आपके पास सोना चांदी बरामद हो रहे होते हैं। पिछले दिनों कोई 20 किलो के करीब या 10 किलो के करीब सोना जो है वो लॉन्डर हो रहा था यहाँ से, तो उनको FIA ने पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिक्योर कंपैरिजन इवैल्यूएशन सिस्टम, ये आपका भी एक सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए
और उसके कंपैरिजन के लिए इवैल्यूएशन सिस्टम एक बनाए हुए इन्होंने, ठीक है, जहां पे आपकी आइडेंटिफिकेशन और आपकी इवैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। कंप्यूटराइज कंट्रोल एंड एग्जिट सिस्टम है आपके पास ये, तो इसको PISCES बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके बाद एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामलात हैं, जो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, उनसे रिलेटेड इनको मैंडेट दिया गया। काउंटर टेररिज्म एक स्पेशल ग्रुप इनका इन्वेस्टिगेशन का बनाया गया जो कि काउंटर टेररिज्म रिलेटेड केसेस को देखता है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आपके पास नार्कोटिक्स एक्सक्लूड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो ANF का डिपार्टमेंट है, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को देखेगा। यूनिक नार्कोटिक्स के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको वो इसके अंडर नहीं आएगा, वो ANF के अंडर आएगा। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है या बनाया जाए, जो मैंडेट दिया गया था, जो कि फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन कर सके। उसके बाद साइबर क्राइम एंड प्लास्टिक मनी फ्रॉड है। साइबर क्राइम आपके पास मैं बता चुका हूं कि वो जो हर वो क्राइम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। आजकल आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत ज्यादा, पिछले 1 या 2 मंथ के अंदर बहुत ज्यादा ATM कार्ड जो आप जिसको आप इंसर्ट करते हो, आप तो इंसर्ट करते हो लेकिन आपका डाटा चोरी हो रहा है, क्योंकि एक डिवाइस लगा दी जाती है। जैसे ही आप अपना कार्ड एंटर करते हो तो आपका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो उस चिप के अंदर कॉपी हो जाता है। ये बहुत आसान है बनाना, इसको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसे बनाना। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके अकाउंट से 10,000 20,000 निकाले जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली साइबर क्राइम, इस तरह के क्राइम इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर साइबर बुलिंग के क्राइम आएंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट, साइबर जो हैरेसमेंट हो रही है उससे रिलेटेड क्राइम आएंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो क्राइम होगा इसके अंदर आएंगे। उसके बाद प्लास्टिक मनी फ्रॉड से रिलेटेड जितने क्राइम होंगे वो भी यही डील करेंगे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी भी सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर एक राइट होता है जो दिया जाता है। इसके अंदर ये हो सकता है कॉपीराइट, आपके राइट्स आ सकते हैं, आपके ट्रेडमार्क आपका आ सकता है, ठीक है, आपका लोगो आ सकता है। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अलग से विंग बनाई गई है। उसके बाद इंटरपोल है, आपको पता है इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कायम किया गया NCB। तो वो क्या करता है कि जो क्राइम, ऐसे क्राइम जो होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, यानी कि जिनमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, तो इंटरपोल का जो डिपार्टमेंट है FIA के अंदर जो बना हुआ है वो इनकी आपस में कम्युनिकेशन के तौर पे एक मीडियम के तौर पे काम करता है। नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस, एक ऐसा डेटाबेस बनाया गया है जाए जिसके अंदर आपके पास जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो, ठीक है। फोरेंसिक एंड टेक्निकल सपोर्ट, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी ऐसे एविडेंस आपके सामने आते हैं जिनकी फोरेंसिक टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट हो, तो उसके लिए आपको मैंडेट दिया गया है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का मैंडेट दिया गया है। अब आ जाते हैं जो विंग्स ऑफ FIA हैं, ठीक है। सिंपल सी हैं, बड़ी आसान सी हैं। एंटी करप्शन विंग है, ठीक है, करप्शन के खात्मे के लिए अलग विंग बना दी गई है। इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड अलग है, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाएगी आपके पास, स्मगलिंग से रिलेटेड जो क्राइम होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म विंग है, जो स्पेशल ग्रुप है इन्होंने बनाया गया है। इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मामलात होंगे कि दूसरे लोगों का यहाँ पे आना, उनका वेरिफिकेशन होना, उनके ID कार्ड की किस तरीके से उनकी इमिग्रेशन, उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान ने लाइसेंस वीजा इशूज किया है मुख्तलिफ कंट्रीज के टूरिस्ट को, ठीक है। तो उसके बाद इमिग्रेशन विंग का काफी ज्यादा रोल हो गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग, जो इंसानों की इधर मतलब फरोख्त की जाती है, भेजे जाते हैं इधर उधर गैर कानूनी तौर पे, उनसे रिलेटेड ये है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक मूवी मेरे ख्याल में मेरी नजर से गुजरी, मैंने उसका ट्रेलर देखा, इंडियन मूवी है, सोनिया मेरे ख्याल में नाम है शायद मूवी का। तो उसके अंदर ये इसको दिखाया गया है, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत होता है, सऊदीया, आपके पास गल्फ कंट्रीज के अंदर यहाँ से काफी फीमेल्स को लेकर जाया गया, ठीक है। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला आते हैं। टेक्निकल विंग है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इंटरपोल की विंग है, इंटरपोल और FI के दरमियान कम्युनिकेशन करती है। उसके बाद जो ये इस तरह के जो गैस, ऑयल, एंटी थेफ्ट के जो एंड केसेस होते हैं वो इसमें आते हैं। ये एक यूनिट बना दिया गया एंटी थेफ्ट यूनिट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, इनकी चोरी से रिलेटेड केसेस यहाँ पे होते हैं। लीगल ब्रांच है जो कि वो लीगैलिटी देखती है केसेस की,
कि जस्ट सपोज के कोई केसेस आया है, उसकी लीगल वर्थ क्या है, लीगल फ्रेमवर्क उसका क्या होना चाहिए, अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है वो वजारत जो आपके पास कानून है, जो आजकल फरूक नसीम जिसके वफाकी वजीर हैं, आपके फेडरल मिनिस्टर हैं, उधर ये अपनी अमेंडमेंट्स के थ्रू, इंप्रूवमेंट के थ्रू उनको अपनी सिफारिशा देते हैं। तो लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है ये। आईपीआर मैंने आपको बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो ब्रांच है उसको आईपीआर का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने एक ये स्लाइड बना तो दी सजेशन की कि आप इंप्रूव क्या कर सकते हैं। देखिए इंप्रूव हम ये कर सकते हैं कि जब हमारे पास एफआईए मौजूद है, हमारे पास नैब हमारे पास मौजूद है, हमारे पास पुलिस हमारे पास एक मौजूद है, हमारे पास एएनएफ मौजूद है, तो $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हो कैसे रही है कि अब तक ये हमें पता क्यों नहीं था इस बात का कि कब हम एक मनी लॉन्ड्रिंग जो कि सबसे ज्यादा, अब देखें कुछ क्राइम होते हैं स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग, इतना ज्यादा एक्सचेकर को लॉस नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को क्या लॉस हो रही है, इंडिविजुअल लॉस है। मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, इस तरह के जो क्राइम है ये सबसे ज्यादा लॉस में जाते हैं, सबसे ज्यादा लॉस देते हैं गवर्नमेंट को। अब आप देखिए कि $10 बिलियन मुल्क से बाहर जा रहा है इलीगल तौर पे, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है $10 बिलियन की। आपके पास आजकल बहुत ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं, फेक अकाउंट्स के बहुत ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, सारे इसी मामला के अंदर है, ठीक है। तो एफआईए क्या कर रहा है, नैब क्या कर रहा है इस मामले में, तो ये एक इंप्रूवमेंट हो सकती है। दूसरा ये कि साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ा रोल है एफआईए का आज के टाइम के अंदर, कि एक रिसर्च में कहीं पढ़ रहा था उसके अंदर था कि 25% जो पाकिस्तानियों का जो मोबाइल डाटा है जो आप यूज करते हैं वो आपके पास खुला पड़ा हुआ, आप समझ लें कि वो एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। इस तरह के आप पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के अकाउंट्स हैक हो रहे थे, व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो ये लिंक्स भेजे जाते हैं। मेरा क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड है, तो मैं आपको इसलिए बता सकता हूं कि आपके पास लिंक्स आते हैं, आप उनको जैसे ओपन करते हो आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। एक मुख्तलिफ किस्म की एप्स आजकल आ चुकी हैं जिनसे आप पूरे का पूरा जो है ना वैसा ही स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, आपको पता ही लगेगा आपको कौन मैसेजेस कर रहा है, ठीक है। इतने ऐसे ज्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप अगर उनके ऊपर एक दफा क्लिक कर दे तो तमाम का तमाम डाटा आपके पास उनका चला जाएगा, ठीक है। तो ये एफआईए का साइबर क्राइम्स के हवाले से आज के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले हो गया है कि जो एटीएम से पैसे जिस तरीके से चोरी हो रहे हैं इनका सुराग लगाया जाए कि कौन है, जो आपके पास हैकिंग के जो मामला हुए पड़े हैं इनको देखा जाए, ठीक है। तो ये दो एक एरियाज हैं जहां पे एफआईए को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि बाकी जो विंग्स हैं इनकी वो मोरलेस उनका इतना रोल नहीं है, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा आज के टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि एट द एंड जो इसका बेस पॉइंट था जिसपे ये बनाई गई थी वो मिटिगेशन थी, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन थी, ठीक है। उसके बाद बाकी इनको मैंडेट्स दिए गए हैं, तो इनका बेसिक जो पर्पज है एफआईए का वो ये होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग को, जो करप्शन से रिलेटेड जो क्राइम्स है उनको खत्म किया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इस तरह के मामला को देखा जाए, ठीक है। तो ये कुछ सजेशन थी, पेपर में आने नहीं है सजेशन इस तरह की, ठीक है। एक ओवरव्यू मैंने आपको इस लेक्चर में दिया है एफआईए एज ए डिपार्टमेंट, एज एजेंसी का, ठीक है। तो आप इसको सुन लें तो यही मोर देन इनफ हो जाएगा, आप किसी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम अब क्रिमिनोलॉजी की जरा तेज वीडियो अपलोड करेंगे ताकि इसको वाइंड अप कर सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।